आइए दोस्तों, सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सरशाह यूपीएससी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम एक एंशिएंट इंडिया का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को देखेंगे। और ऐसे छोटे मोटे और होंगे जो दक्षिण आज हो सकता है एंशिएंट पूरा हो जाए, या आज नहीं तो फिर कल तो पूरा ही हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो जब दक्षिण जाते हैं भारत, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये ऐसे करके, तो ये जो यहाँ विंध्य पर्वत है एक, इसके नीचे दक्षिण, इसके ऊपर उत्तर। अब दक्षिण भारत में जो राजवंश थे उनके बारे में देखते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था। ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, पल्लव वंश का संस्थापक या सिंह विष्णु, विष्णु कौन था? 575 से लेकर 600 ईस्वी के बीच में ये। इसकी राजधानी कांची है, तमिलनाडु के कांचीपुरम। तमिलनाडु को पता है एकदम लास्ट में यहाँ पे है तमिलनाडु, केरला के बाद में। कांची यानी तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी पल्लव। जब वैष्णव धर्म का अनुयायी था, सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कहते खुद को कहते अवनी सिंह बोलते थे ये। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी कहाँ पे रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा हुआ है, किरातार्जुनीयम। पल्लव वंश के संस्थापक और पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक कौन कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। ऐसा लगकर 800 ईस्वी तक जा रहा है ये लोग। ठीक है, इसकी स्थापना हो रही है 575 में, और ये 800 तक लगभग जा रहा है, 300 साल तक। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्स्य विलास, विचित्र चित्त, गुणभार चित्रकार पुल्ली, और ये चैत्यकारी की उपाधि है। कुछ एक उपाधि ये भी है, एक चैत्यकारी उपाधि धारण की थी इन्होंने। कौन? महेंद्र वर्मन ने किया था, धारण किया था, कुछ उपाधियां ली थी। जो मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है जानते हो आप? महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया है। मत विलास प्रहसन की रचना कर महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महेंद्र वर्मन महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, एकाश्म क्या होता है? एक ही पत्थर होते हैं पूरा, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण किसने करवाया? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या 5 है। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। ये मंदिर एक ही ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाए गए हैं, जिनमें द्रविड़ शैली की झलक मिलती है। इन मंदिरों के दीवारों पर देवी देवताओं, मानव, पशु पक्षियों की सुंदर नक्काशी है। 1984 में, ये इम्पोर्टेंट है, 1984 में महाबलीपुरम की यह रथ मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 1984 में महाबलीपुरम को जो ये मंदिर है, जहाँ पे रथ बना हुआ है, 5 रथ बनाए गए हैं, जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। आप याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी कोंड महामल्ल की उपाधि किसने की? नरसिंह वर्मन प्रथम ने घोषणा धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, कांची आया था, सॉरी, वेनसांग तो हर्षवर्धन शासनकाल में आया ही था। जो कांची आया था वो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में कांची गया था, तमिलनाडु। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। इसने लोकादित्य, एक मल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्र दंड, गुड़ भाजन आदि उपाधियां धारण की थी। आप सोचिए, परमेश्वर ने। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है विद्या प्रेमी भी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन सेकेंड। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी शिव का विभाषक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया।
जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें मिलती हैं। देखिए, कांची का जो कैलाश मंदिर है वहां पे जब जब जाएंगे तब देखेंगे पल्लव राजा और रानियों की जो आदमकद तस्वीरें मिलती हैं। एलोरा, अभी तक हम लोग अजंता देख रहे थे, गुप्त काल में अजंता देखा, वाकाटक में भी अजंता देखा हमने, ठीक है, मौखरी के कुछ भी अजंता देख रहे, एलोरा के आते हैं। एलोरा गुफा जो है ना, उस गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर के बाईं दीवार पर 8वीं शताब्दी में बनाई गई आकृति में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव एवं पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। शिव एवं पार्वती लोगों के साथ विराजमान है, उनको वहां पर दिखाया गया था। ठीक है। दश कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, जो दश कुमार चरित लिखा है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। पूछता है इससे, मंगलई अलवार का किसके समकालीन थे? अब यहाँ से चेंज होता है, नंदीवर्मन थर्ड आ गया। अभी शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने भारत वेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत वेड़वा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा 948 लेकर 980 बीच में था। पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना किरातार्जुनीयम थी। पल्लव काल में कवि भारवी की लोकप्रिय रचना किरातार्जुनीयम थी। पल्लव हो गया। अब देखते हैं चोल के बारे में। ये भी नीचे ही रहेंगे, दक्षिण भारत के हैं। 9वीं शताब्दी में एक तो चोल संगम काल में भी आपको देखने को मिले थे, ये दूसरे चोल हैं ये। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के ध्वंसावशेष पर आधारित स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 848 लेकर 70 ईस्वी तक, जिसकी राजधानी तांजाय ने तंजौर या तंजावुर था। ये पूछता है तांजाय, तंजौर या तंजावुर। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पिरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसर की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। आदित्य प्रथम ने चोलों का प्रथम राज्य स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के लिए के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख शासक परांतक प्रथम, जे 900 ईस्वी, आप याद रखिए 900। राजा प्रथम 985, राजेंद्र चोल प्रथम 1014, राजा धीराज प्रथम 1044, राजेंद्र द्वितीय 1054, कुलोत्तुंग प्रथम 1070, कुलोत्तुंग द्वितीय 1135, राजेंद्र तृतीय 1256। अब ये जो शासक है ना, इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। तक्कोलम का एक युद्ध हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध तक्कोलम का युद्ध है। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने परांतक प्रथम को पराजित किया और परांतक प्रथम का बड़ा बेटा राजादित्य था, उसको मार दिया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया भी, देखो ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। वहां के राजा कौन थे? महिम 5 को
भाग का श्रीलंका का दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्बड़ी चोल मंडलम, इसकी राजधानी आप सोचिए ना पोलनरुवा बनाया। ये श्रीलंका में अपना राज्य स्थापित करके चले आए थे। राजराज प्रथम जो शैव धर्म का अनुयायी था, इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड-चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। 11वीं शताब्दी के आरंभ में राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया, जिसने सम्मिलित थी। चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी की मूर्ति, कलिंग से प्राप्त भैरव एवं भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पाल से प्राप्त काली की मूर्ति, ये है राजेंद्र प्रथम। इसने शासकों से जब इन्होंने हराया सबको, तो मंदिर में लाकर के बहुत सारी चीजें ला रखा, छीन सबसे रखा ला करके। जो चोल काल में भूमि क्या था, जैसे विल्डन बगई इसको बोलते हैं, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। देवदान या मटडकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम जैन संस्थानों को भूमि देते, पल्लीचंदम बोलते थे। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो महमूद गजनवी था ना, वही ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी का एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड हुआ। चोल भी यहाँ पे खत्म हुआ। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच में तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि कंबन है एक, और एक है औटकुट्टन है, पुगलेंदी है। जो कंबन ने कंब रामायण की रचना की है। जो औटकट्टुन है वो चोल राजाओं की प्रशंसा में काव्य लिखे हैं। ठीक है। एक है पुगलेंदी, नल बेनवा इनकी रचना है, और यह ग्रंथ नैतिक शिक्षा, सदाचार, जीवन के आदर्शों पर आधारित है। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि चोल के राजाओं के दरबार में रहते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न कवि जो थे ना, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कवि है, वो चोल राजा के दरबार में रहते थे। तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न कवि कौन है? नन्नय, तिक्कन एवं एर्रा प्रगड्डा है। तीनों ने मिलकर संस्कृत महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। ये तीनों कवि काकतीय वंश के दरबार में रहते थे, जो तेलुगु के थे। तमिल के तो चोल में रहते थे, तेलुगु के काकतीय वंश में रहते थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? फिर आप ये देख लो। पंपा रचना कौन सी? आदि पुराण। प्रथम जयतीर्थंकर ऋषभ देव का जीवन चरित्र इसमें लिखा हुआ, पंपा ने लिखा है। विक्रमार्जुन विजय महाभारत की कथा पर आधारित है। पूर्ण इनकी रचना शांति पुराण है, और जिनाक्षर माला भी है। भुवनैक रामाभ्युदय। रन इनकी रचना है। अजीत पुराण एवं गदा युद्ध। भीम का वीरता का वर्णन है, भीम की वीरता का वर्णन। पंपा, पोत्र, रन तीनों जैन कवि थे। ये तीनों मुख्य रूप से पश्चिमी चालुक्य राजवंश के दरबार में रहते थे। विशेष रूप से महाकवि पंप राजा अरिसिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा दिया था।
कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। देख रहे हैं कम वक्त। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मंदिर को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति को पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। कौन किया था? रामानुजाचार्य ने किया था। ये वैष्णव आचार्य थे। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम का एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरन कहते थे। लेखों में राजा को परामर्श देने वाले कुछ उच्च अधिकारियों को के समूह को उडनकुट्टम कहा जाता है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। उडनकुट्टम कुट्टम सम्राट के निकट संपर्क में अधिकारियों का एक सब संगठित विभाग था, जिसे औले बोलते थे। औले संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों यानी प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रमों में, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर को स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। विलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुबीद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरैयार जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बागीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा एवं महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की महासभा जो है नगरम थी। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए कड़काल कांडी नामक अधिकारी होते थे। उत्तर मिरुर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उसके उत्तर मिरुर अभिलेख में लिखा हो उनके पास अपना घर होना चाहिए जिससे आप वसूल रहे हो। नहीं, जो सभा की सदस्यता लेना चाहते हो उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार हो वो। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। देख रहे हो। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। कलजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना कौन सी? कलिंगतुपरणी। कंबन ने तमिल रामायण इरामावतारम लिखा। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में हुई थी। कंबन ने लिखा था तमिल रामायण। उसका नाम था इरामावतारम। शासक कौन था उस समय? कुलोत्तुंग तृतीय। पर्सी ब्राउन ने क्या किया? पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है, मतलब अच्छा माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। एक नटराज प्रतिमा बनी थी चोल काल में। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया। साथ ही शिव
भुजंग भुजंगत्रासहित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाई दिया। ऊपरी बायां दोल हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा में से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं जो नृत्य संपूर्ण आकृति को घेरे हुए शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षण के रूप में चोलवंशी विधवा महारानी सिम्बियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी वाले का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता है, तनियार कहलाता है। तनियर या तनियार कहते हैं उसको। उत्तर मेरुर शिलालेख में जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम शासन काल में से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम या कांची, इस तरह से थी। चोल काल में सड़कों का देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। धान। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। चोल राजवंश का प्रतीक बाघ था। विष्णु के उपासक अलवार शिव के नयनार सुंदर कहलाते थे। चोल शासकों ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण कराया, जिसमें बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाने लगा था। अब आते हैं हम चालुक्य वंश, जो कल्याणी के थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। राजधानी मान्यखेत थी। वह दक्षिण भारत के है। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक कौन है? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, सोमेश्वर थर्ड, तैलप थर्ड, इस तरह से। सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया? मान्यखेत राजधानी हटाकर कल्याणी कर दिया, कर्नाटक में। इस वंश को सबसे प्रभावी शासक कौन? विक्रमादित्य सिक्स है। विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। देख रहे हो ये भाई। मिताक्षरा यानी हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। मिताक्षरा जो है हिंदू विधि ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या है नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हड़ ने की। इसमें विक्रमादित्य फिफ्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब चालुक्य वंश एक है वातापी या बादामी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। उसने जयसिंह ने की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के शासक थे पुलकेशिन प्रथम, यही बंदा मारा जाकर के। कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशिन, अच्छा ये था हर्षवर्धन को जिसने हराया था। विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। इसने द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था, इसलिए इसे चालुक्य राजवंश का संस्थापक यानी वातापी वाला का संस्थापक कहा जाता है। 543-44 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी के किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता घोषणा की। वातापी के निर्माणकर्ता कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के दौरान कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभलेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने वह सुवर्ण एवं अग्निष्ठान यज्ञ संपन्न करवाया जिनेन्द्र का पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था।
यहाँ पे कुछ है जो कट गया है, शायद कुछ था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिण का स्वामी उपाधि धारण की। इसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने अपना दूत चालुक्य सम्राट दरबार में भेजा था। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज में गया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया था। किसने? जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। राजधानी बादामी पर अधिकार किया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। संभवतः इसी युद्ध से पुलकेशिन द्वितीय मारा भी गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने, आप ये देखिए कौन सा है ये, मकलोत्तरपथ नाम की उपाधि धारण की। शकलोत्तरपथ नाम। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि धारण की थी, मतलब हरा दिया था उन्होंने। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी कौन थी? लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल चालुक्य वंश वेंगी है। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, जिसकी राजधानी वेंगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा? विजयादित्य तृतीय था, जिसके सेनापति पंडरंग था। अब राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था 752। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था। इसकी राजधानी कौन थी? मनपुर या मानखेत, वर्तमान मानखेल सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजा कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, इंद्र कृष्ण तृतीय। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये देखिए ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद थर्ड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नाग भट्ट को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण की रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष कितना इंपॉर्टेंट सोचिए आप ये। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन अंत कर दिया था। ले भाई, कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी जल समाधि लेकर के। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था। इंद्र थर्ड के भी देखिए कौन आया हुआ है ये? अलमसूदी। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा में के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तैलभ सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव ला ली।
एलोरा एवं एलिफेंटा यानी महाराष्ट्र। गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। एलोरा एवं एलिफेंटा। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, इनमें से 1 से लेकर 12 तक बौद्धों, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं, 30 से लेकर 34 तक जैनों गुफाएं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है जो संख्या नंबर 10 है। इसमें चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है जिन्हें 2 स्थल 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा में दिखाया गया, ये पूछता है। एलोरा गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब आते हैं यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना विल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधड़ था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यही रामचंद्र था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। अब होयसल राजा वंश देखते हैं। होयसल जो कल्याण के चालुक्यों के सामंत थे। होयसल राजवंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। ये होयसल राजवंश के सबसे महान राजा थे। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी, जिसने कर्नाटक एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में लगभग 317 वर्षों तक शासन किया। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की प्रारंभ में राजधानी वेलूर थी, जिसे बाद में द्वार समुद्र स्थानांतरित कर दिया गया। आधुनिक हैलेवुड था। होयसल मंदिरों के बारे में मुख्य बात, वेलूर के चिन्ना केशव मंदिर, इसका निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने 1116 में किया। चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। वेलूर जो है वागाथी नदी के तट पर स्थित है। यह एक तारे के आकार का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। राजा विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन थे, लेकिन बाद में संत रामानुज के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गए। कौन? राजा विष्णुवर्धन। हैलेविड में होयसलेश्वर मंदिर, 2 मंदिरों वाला मंदिर संभवतः होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है ये। ठीक है। एक है लोमनायपुर का केशव मंदिर, सोमनाथपुर का केशव मंदिर, सोमनाथपुर का केशव मंदिर। यह एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के तीनों रूपों जनार्दन, केशव, वेणुगोपाल को समर्पित है। इसमें केशव की मूर्ति गायब है। ये तीनों होयसल मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं। कदम्ब शासक, कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी का वनवासी था। ककुस्थवर्मा 425-450 कदम्ब वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मलनाड, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु को हिस्सों तक फैला दिया। इसने अपनी राजधानी वनवासी में कोलार स्थानांतरित कर दी। ककुस्थवर्मा के दरबारी कवि दुर्विनिल थे। उसकी जीवनी ककुस्थचरित के नाम से लिखी गई है। कदम राज्य को विषय नामक प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया, जिसका प्रधान विषयपति या राज्यपाल होता था। विषय के नीचे नगर या नगर इकाई और ग्राम थे। ग्राम का प्रधान ग्रामपति, प्रत्येक नगर में एक नगरिका या मुखिया होता था। कदम साम्राज्य मूलतः चावल की खेती पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। इस अवधि के दौरान कॉफी एवं मिर्च की खेती विकसित हुई। कदम्ब शासकों ने कन्नड़, संस्कृत साहित्य दोनों के विकास को बढ़ाया था। उसके शासनकाल के दौरान कई विद्वान व लेखक प्राकृत, संस्कृत और प्रारंभिक कन्नड़ भाषाओं में रचनाएं रचने में सफल रहे। कदम्ब वंश ने हिंदू और जैन धर्म दोनों का संरक्षण किया। कोलार, श्रवणबेलगोला, हलेबीड में
प्रसिद्ध जैन मंदिर कदम्ब वंश के शासनकाल में के दौरान बनाए गए। कदम्ब वंश ने 345 से लेकर 525 ईस्वी तक कर्नाटक एवं कोंकण के बड़े हिस्से पर शासन किया। ककुस्थ वर्मा द्वितीय की मृत्यु के साथ ही कदम्ब वंश का पतन हो गया। फिर अब आते हैं गंग वंश। गंग वंश भारत के दो प्रमुख राजवंशों का नाम है, पश्चिमी गंग वंश कर्नाटक में और पूर्वी गंग वंश ओडिशा कलिंग में। पश्चिमी गंग वंश 250 से लेकर 1004 तक। शासन क्षेत्र प्राचीन कर्नाटक, मुख्य रूप से मैसूर या गंगवाड़ी। राजधानी प्रारंभ में कुवलाल थी, कोलार थी, बाद में तलकाडू यानी कावेरी नदी के तट पर हो गया। संस्थापक कौन था? कोंगड़ी वर्मन। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। पश्चिमी गंग वंश के अधिकांश लोग जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कुछ लोगों ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को ही प्रश्रय दिया था। कर्नाटक क्षेत्र के श्रवणबेल गोला नामक नगर में विंध्यगिरि पर पहाड़ी पर स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी के आसपास पश्चिमी गंग वंश के मंत्री चामुंडराव राय ने करवाई थी। यहाँ हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक नामक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें मूर्ति को दूध, केसर, घी एवं शहद से स्नान करवाया जाता था। चोलों के आक्रमण के बाद 1004 में इस वंश का पालन हो गया। पूर्वी गंग वंश शासन क्षेत्र कलिंग, आधुनिक ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के हिस्से थे। राजधानी कलिंग नगर। संस्थापक इंद्रवर्मन प्रथम यह अपने को त्रिकलिंगाधिपति कहता था। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासकों ने किया था। काकतीय वंश क्या करते हैं वे? काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया। राजधानी अमकोंड रखी थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली गणपति राजा था। रुद्रमा देवी, अभी देखो ये देखिए आ गया क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने माँ रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। 35 वर्ष तक शासन किया था रुद्रदेव महाराज का गणपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है क्वेश्चन मुझसे। किसके बारे में? ये रुद्रमा देवी के बारे में पूछता है। ये गणपति की बेटी थी जो काकतीय वंश से संबंधित थे। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। रायगज केसरी, दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी। रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। यह उपाधि सिक्कों पर अंकित होती थी। इस तरह से हमने थोड़ा सा देख लिया जो दक्षिण भारत के थे। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। सीमावर्ती राजवंश। पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। इस वंश की राजधानी कौन सी? मुंगेर। पाल शासक बौद्ध धर्म के, विशेषकर महायान परंपरा के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था, जिसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ओदंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों द्वारा किया गया था। फिर सेन वंश है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने 11वीं शताब्दी के अंत में राढ़ ने की थी। इसकी राजधानी कौन थी? नदिया लखनौती है। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक। दान सागर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्व के लेखक हलायुद्ध थे।
लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। हलायुद्ध जो है ना, हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान सेना न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव के विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। आप देखिए, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में किया, वो सेन राजवंश था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। अब आते कश्मीर राजवंश पर। कश्मीर पर शासन करने वाले वंश काल क्रम में इस प्रकार है: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। ये पूछेगा आपसे, इसका क्रम पूछेगा, बता दे रहा हूँ पहले से ही, अगर आएगा तो इसका क्रम पक्का आ सकता है। 627 में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। हिंदू वंश था ये। वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा भी की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड था। पीड कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासक। अब ये दिद्दा के बारे में पूछता है क्वेश्चन, याद रखना आप। ये उत्पल वंश के थे कश्मीर में। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। ये लोहार वंश का एक हर्ष है, विद्वान था, कवि था। ये एक हर्ष कहाँ पे है? लोहार वंश में। ये जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। इसने 1128 में से लेकर 1155 तक शासन किया। जय सिंह के शासनकाल के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगी का विवरण समाप्त हो जाता है। ये जो कल्हड़ की राजतरंगी है यहीं से समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप के वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अब थोड़ा जो ये राजपूतों के बारे में, जैसे इसमें आप तोमर है, गुर्जर है, परमार है, गढ़वाल, चंदेल, चौहान, ये सब हमारा आखिरी होगा। फिर जो है ये सोलंकी होगा। तो जैसे में सिसोदिया, फिर यहाँ पे मध्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम ये आखिरी वाला भी, ताकि एंशियंट आज ये पूरा हो जाए इस पे। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। एक है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका शासक होगा नागभट्ट प्रथम। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक था नागभट्ट द्वितीय। राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय को ने हराया था इसको। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिर भोज था। उसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। प्रतिहारों का राजधानी कौन थी? भीनमाल, उज्जैन एवं कन्नौज रही है। अरब यात्री सुलेमान, ये पूछेगा आपसे। प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल भारत आया था। एक तोमर वंश 8 से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान कुछ हिस्सों पर राजा अनंगपाल तोमर प्रथम को तोमर वंश का संस्थापक मानते हैं। इसको अनंगपाल कह सकते हो आप तोमर को। और दिल्ली का प्रथम शासक माना जाता है तोमर को। इसे दिल्ली बसाया था इन्होंने। अनंगपाल तोमर प्रथम दिल्ली यानी प्राचीन नाम दिहलिका की स्थापना की थी। अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली को सुदृढ़ किया और लाल कोट का निर्माण करवाया। 12वीं शताब्दी में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने किया था। गढ़वाल राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री कौन? लक्ष्मीधर था। शास्त्रों का प्रकांड था। इसने कृत्य कल्प तरु नामक
ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। तेसरा तृतीय ने, इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी 1994 चंदावर के युद्ध में मार डाला था। चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नामक नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। कौन? अजय राज द्वितीय। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आरूढ़राज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव हुआ, जिसने हरिकेली नामक सुंदर नामक नाटक रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के राजकवि थे। इन्होंने लिखित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ के एक निर्मित एक विद्यालय था। विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। पृथ्वीराज तृतीय ने इस वंश के अंतिम शासक था। बच्चन वरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। इसका रचना पृथ्वीराज रासो बहुत प्रसिद्ध है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने विजय की और गोरी हार गया। दूसरा युद्ध फिर से हुआ 92 में हुआ 1192 में, जिसमें गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय हार गया। इसी के संबंध से नाम पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान इसी का नाम है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। उन्होंने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। भोजराज ने, ये परमार में है भोज ने चिकित्सा, गणित व व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख मिलता है। नैषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नवसहसांग चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिक हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। राजधानी में करवाया सरस्वती मंदिर का निर्माण। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद जो है तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति नसरत खां और उलू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। फिर चंदेल वंश आता। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ति है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर या खजुराहो में स्थानांतरित कर लिया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण किया कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करवा दिया। चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। एक अर्ध मंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारें पदक्षिणापथ की बाहरी एवं भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हैं, जिनमें 3 देवालयों में विष्णु की, एक
सूर्य की प्रतिमा जैसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। धंग ने जगन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 में किया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। देख रहे हो, ये चंदेल शासक है। विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। राज्यपाल ने शासक इसने महमूद के आक्रमण का सामना नहीं किया था, इसलिए। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं पर सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोयन की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी करवाया था। आल्हा उदल नामक दो भाई थे, सेनानायक थे, परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दिदेव 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम जो शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापना कर दी थी। इंपॉर्टेंट। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात के बघेल वंश की स्थापना की थी। अभी देखिए बघेल वंश के यहाँ पे आ गया। इसका संस्थापक और लवण राज है। ये भीम द्वितीय के सामंत था। एक बघेल वंश के कर्ण द्वितीय ने गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। उसके बाद कलचुरी या चेदी व राजवंश आता है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम इससे प्रारंभ करवाया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी कौन था? चित्तौड़ थी। सिसोदिया राणा हम्मीर सिंह 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को खिलजी शासकों से पराजित कर सिसोदिया वंश की सत्ता स्थापित कर ली थी। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? राणा हम्मीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, अमर सिंह आदि थे। इनकी कुल देवी बाण माता यानी पांडु माता मानी जाती है। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। फिर खतौली का युद्ध हुआ 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। आप समझिए, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इस तरह से हमने आपको एंशिएंट इंडिया पूरा कर दिया। आप लोग उसको पूरा पढ़िएगा सही तरीके से एंशिएंट इंडिया को, और ये कंप्लीट हुआ। अब अगली वीडियो आपको मध्यकालीन भारत यानी मेडुअल के लिए आएगी, जिसमें सल्तनत काल,
मुगल काल, ठीक, विजयनगर साम्राज्य, है ना, विजय, और एक और साम्राज्य है, फिर दक्षिण के कुछ साम्राज्य और संगम, शायद नहीं, संगम नहीं आएगा, आएगा भक्ति यहीं पे आएगा। तो 3-4 वीडियो मैं आपको वो भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगली बार मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। बस आप सब्सक्राइब करिए।